दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। इसके पहले आप नाटक का कंप्लीट लेक्चर वीडियो प्राप्त कर चुके हैं, उस पर आधारित कुछ प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर चुके हैं। इस बीच में हम लोग नाटक का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। बीच में आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी नाटक ने उपन्यास का सिलसिला में शुरू किए हुए हैं और उपन्यास पर आधारित और भी मतलब मिक्स प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट मिल चुका होगा। और फिर हम लोग उपन्यास के डीपली प्रश्नों को जानेंगे। जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे हैं सर हम लोग डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वास्तव में सही भी बात है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी डीप से आ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का सन क्या है, उसका वर्ण विषय क्या है, उसका कथ्य क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को जानना पड़ेगा, तभी जो है कि कुछ बेहतर हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग अब शुरू करते हैं ये सिलसिला, और ये निरंतर जब तक ये आपके समस्त डीप प्रश्नों का ये वीडियो लेक्चर वीडियो नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट अभी फ़िलहाल नहीं दूंगा। अभी मैं पूरा का पूरा उपन्यास को फोकस कर देना चाहता हूँ। ठीक है ना। आइए देखिए, आज हम लोग अमृतलाल नागर और दो तीन और लेखकों के उपन्यासों के बारे में डीपली जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। अमृतलाल नागर के जो मुख्य उपन्यास हैं क्या है, महाकाल। महाकाल उपन्यास इनका जो है यह 1947 कब का है, 1947 का प्रकाशन वर्ष है। और इसका विषय जो है क्या है, बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। ठीक है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है सेठ बांकेलाल, जो 1955 का ये उपन्यास है। इसके विषय ज्ञात नहीं है। चलिए, बूंद और समुद्र की बात अगर किया जाए तो बूंद और समुद्र आपका 1956 का ये उपन्यास है। और लखनऊ के चौक के रूप में, लखनऊ के चौक के रूप में आपका ये भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया इसमें। ठीक है ना। तो ये आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए, अगर शतरंज की मोहरें की बात किया जाए, शतरंज की मोहरें, तो शतरंज की मोहरें जो हैं यह आपका 1959 का ये उपन्यास है। कब का है, 1959 का। और यह जो है अवध के नवाबों के ह्रासोन्मुख जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। अगर सुहाग के नुपुर की बात किया जाए, सुहाग के नुपुर, तो यह उपन्यास है 1960 का। कब का है, 1960 का उपन्यास है। और ये मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। आइए अमृत और विष की बात कर लिया जाए। अमृत और विष, तो अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष जो है कि आपका 1966 है। क्या है, 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर इसके विषय की बात किया जाए तो भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। 15 वर्षों के राजनीतिक और सामाजिक चित्रण किए गए हैं इसमें, अमृत और विष में। ठीक है। 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, इनका अगला उपन्यास है क्या, 7 घूंघटों वाला मुखड़ा। और यह कब यह प्रकाशित हुआ था, 1968 में। कब का है, 1968 में। इसका जो विषय है मशहूर बेगम की नारी हृदय का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। अगला है एकदा नैमिषारण्य। क्या है, एकदा नैमिषारण्य, यह उपन्यास 1972 का है। ठीक है ना। और यह जो है कि आचार्य भार्गव सोमाहुत, ठीक है, आचार्य भार्गव सोमाहुत नैमिष आंदोलन एवं राजनीतिक पुनर्जागरण का चित्रण इसमें किया गया है। अगर मानस के हंस की बात अगर किया जाए, मानस के हंस, ठीक है ना, तो मानस के हंस जो है यह 1972 का उपन्यास है। कब का है, 1972 का उपन्यास है। और यह तुलसीदास के जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। इनका अगला उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल। क्या, नाच्यो बहुत गोपाल, ये कब का है, यह 1978 का है। कब का है, 1978 का है। और इसका विषय क्या है, भंगी एक समाज होता है, तो भंगी समाज के इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की
नारकीयता की गहरी संवेदना के साथ इसका चित्रण किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं खंजन नयन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है और प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है, आपका कमेंट हमें चाहिए। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिदिन टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रश्न अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ कई प्लेलिस्ट आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित मिलेंगे, जिसमें जीआईसी लेक्चरर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपका जूनियर एडेड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपका यूपी टेट से संबंधित भी कुछ व्याकरण का कुछ वीडियोस वहाँ मिलेंगे। तो ये सब मिला करके करीब 250 ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ से आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ प्रतिदिन आपको नई नई वीडियो तो मिल ही रहा है। हर विधा को हम लेकर के चल रहे हैं। नाटक विधा समाप्त हो चुका है, हम लोग उपन्यास पर चल रहे हैं। इसका जब ये खत्म होगा तो हम लोग अगला विधा उठाएंगे और पूरा गद्य और काव्य पूरा यहाँ से कंप्लीट किया जाएगा। उसके साथ साथ व्याकरण भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये सब साथ साथ होता रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और मैं अपने पुराने साथी हैं और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाइक और शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा इनाम है, यही हमारा पुरस्कार है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं खंजन नयन की बात अगर किया जाए। खंजन नयन, तो खंजन नयन 1981 का ये उपन्यास है। कब का है? 1981 का है। और यह सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। क्लियर हुआ। अब आइए बिखरे तिनके। बिखरे तिनके 1982 को उपन्यास है। अग्निगर्भा जो कि 1983 को उपन्यास है। करवट इनका एक उपन्यास है जो 1985 का है, जो लखनऊ के एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। और इनका उपन्यास है पीढ़ियाँ। क्या है? पीढ़ियाँ। तो पीढ़ियाँ इनका जो उपन्यास है यह 1990 का ये भी उपन्यास है। और यह उपन्यास वास्तव में जो इनका करवट उपन्यास है, इस करवट उपन्यास का अगला चरण माने इसका शेष भाग है। पीढ़ियाँ जो है करवट उपन्यास का क्या है? ये शेष भाग है। यह भी आपको जानना जरूरी है, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं शिव प्रसाद सिंह के कुछ उपन्यास हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके वर्ण विषय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए इनकी जो उपन्यास है अलग अलग बैतरणी। शिव प्रसाद सिंह की जो उपन्यास है अलग अलग बैतरणी, जो 1967 ईस्वी की है। कब की है? 1967 ईस्वी की है। और यह आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। इनका अगला उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। क्या है? गली आगे मुड़ती है। यह 1974 का उपन्यास है। यह युवा आक्रोश, क्या है? यह युवा आक्रोश एवं युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में इसका चित्रण किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नीला चांद। नीला चांद इनका जो उपन्यास है वह क्या है? नीला चांद 1988 का ये उपन्यास है। कब का है? 1988 का उपन्यास है। और इसमें जो है भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है। इसका विषय क्या है? भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण इसमें किया गया है। इनका अगला उपन्यास है शैलूष। यह क्या है? कब का है? यह है 1989 का। ठीक है ना। 1989 का उपन्यास है। और ये विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित, जो कबीली एक प्रजाति होती है। ठीक है ना। कबीलों का एक प्रजाति होता है, जाति होता है, मतलब एक संप्रदाय होता है, जाति होता है। और ये विंध्य क्षेत्र में जो है कि अक्सर रहते हैं। तो उन्हीं नटों का जीवन पर आधारित है ये। ठीक है। फिर इनका एक उपन्यास है औरत। क्या? औरत। ठीक है ना। औरत उनका उपन्यास जो है कि 1993 में यह प्रकाशित हुआ था। और इसका विषय जो है कि नारी के शोषण, दमन एवं पीड़ा पर आधारित है। इनका उपन्यास है एक मंजूषिमा। क्या? मंजूषिमा। मंजूषिमा का प्रकाशन वर्ष 1990। ठीक है ना। और इसका विषय क्या है?
लेखक की पुत्री का नाम मंजू था। क्या नाम था? मंजू। तो मंजू के जीवन की करुण कथा का चित्रण इसमें किए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है कि निराला जी की पुत्री का नाम था सरोज, जो सरोज स्मृति उसकी याद में एक मतलब लिखे हैं कविता। और ये इन्होंने जो है कि बाकायदा उपन्यास ही लिख दिया है मंजूषिमा के नाम से, यह भी अपनी पुत्री पर आधारित। तो दो ऐसे ये लेखक और कवि हैं जो अपनी पुत्री को केंद्र में रख करके एक उपन्यास लिखे और एक कविता लिखे। इसको याद करना, इसको जानकारी रखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। आगे, कुहरे में युद्ध। कुहरे में युद्ध जो है, यह जो उपन्यास है यह 1992 का है। कब का है? 1992 का है। और इसमें बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा का चित्रण इसमें किया गया। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दूर है, यह एक उपन्यास है और यह जो है कि 1993 में हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो इसको जानना आपको जरूरी है। वैश्वानर, वैश्वानर इनका एक उपन्यास है जो 1996 का उपन्यास है। यह काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है। काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों के बारे में जानते हैं। किनके उपन्यास के बारे में? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास के बारे में जानते हैं। और आप जानते हैं कि मूलतः आंचलिक उपन्यासकार हैं और मैला आंचल यह पहला उपन्यास देकर के, आंचलिक उपन्यास देकर के यह आंचलिक उपन्यासों का एक सिलसिला सा शुरू कर दिया और इसके बाद बहुत सारे लेखक आंचलिक उपन्यास लिखे। तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष जो है कि यह 1954 है। और यह जो कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव, ये अक्सर पूछता है कि किस गांव का चित्रण इसमें किया गया है, तो मेरीगंज गांव का चित्रण इसमें किया गया है। जिला क्या है? पूर्णिया, जो कि बिहार में पड़ता है। परती परिकथा, परती परिकथा जो है 1957, कब का उपन्यास है? 1957 का है। यह भी पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। देखिए, यह गांव बदल गया है। मैलांचल में मेरीगंज है और परती परिकथा में परानपुर गांव का चित्रण किया गया है, ठीक है ना। दीर्घतपा इनका जो उपन्यास है, दीर्घतपा, यह 1963 का उपन्यास है और इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका उपन्यास है जुलूस। क्या है? जुलूस। तो जुलूस उपन्यास जो है यह 1965 का उपन्यास है और इसका जो विषय है क्या है? पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण। मैंने 1965 में जो है कि ये पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे पूर्णिया जिले में, उनकी समस्या का चित्रण इन्होंने किया है। कितने चौराहे इनका एक उपन्यास है, कितने चौराहे, ठीक है ना। जो 1966 का इनका उपन्यास है। कब क्या है? 1966 का है। और यह बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। इसका विषय वस्तु क्या है? एक बालक है और मनमोहन है, ये दो पात्र हैं, इनको केंद्र में रख करके स्वतंत्रता आंदोलन का चित्रण किया गया है। एक बहुत शानदार इनका उपन्यास है पलटू बाबू रोड। क्या नाम है? पलटू बाबू रोड। यह 1979 की कहानी है, मतलब ये उपन्यास है और यह भी पूर्णिया जिले के ही एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी इसमें है, ठीक है ना। एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है और इनका अंतिम उपन्यास राम रतन राय जो 71 का उपन्यास है और यह क्या है? अपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि इनका अपूर्ण उपन्यास क्या है रेणु जी का? तो राम रतन राय, ठीक है ना, ये आपको जानना जरूरी है। तो इस तरह से आप अब तक हमारे साथ बने रहे। निस्संदेह आप महान हैं, मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं और आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए अब तक आप इस पूरे वीडियो को अब तक देखें। इसके लिए फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जाते जाते एक निवेदन है, बस वही जो आप जानते हैं, लाइक और शेयर, ठीक है। नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।